जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, रिवीजन सीरीज की इस श्रृंखला में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट बचे, यानी कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपने देखा था कि हमने गुलाम वंश साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन सभी को रिवीजन किया था। आज की इस रिवीजन वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ेंगे तो खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, साथ ही साथ तुगलक वंश के बारे में रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टॉपिक की तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश है जिसका सबसे छोटा कार्यकाल था, तो खिलजी वंश है। अगर बात करें खिलजी वंश के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका कार्यकाल था, या बात करें दिल्ली की गद्दी पर जो शासन करने वाला खिलजी वंश था, इसका जो शासनकाल था आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, तो 1290 से लेकर के 1320 के मध्य। यानी अगर बात करें टोटल जो इसका कार्यकाल या दिल्ली सल्तनत पर जो कार्यकाल जो सबसे छोटा कार्यकाल था खिलजी वंश का था, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्षों तक जो खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे या दिल्ली पर शासन किया था, तो आप बताइएगा कि 30 वर्ष तक। बात करें कब से कब, तो 1290 से लेकर के 1320। आपने देखा था पिछले वीडियो के माध्यम से कि जब हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे तो गुलाम वंश पे 13 शासकों का शासनकाल था। वैसे ही खिलजी वंश में लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 5 शासकों ने जो कि दिल्ली पर शासन किया था। तो उनमें जो आपको देखने को मिलेगा, पहले जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। हमने ट्रिक के माध्यम से इन चीज़ों को भी पढ़ा था कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन से। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऐबक जल गया खाना बनाने में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे, आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। चूँकि ये चीज़ें हमने पहले ही कवर कर लिया था, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो कवर करेंगे तो वो जो यहाँ से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बात करें इस टॉपिक से संबंधित, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो फिरोज शाह खिलजी थे। खिलजी वंश में कितने शासकों ने दिल्ली पर शासन किया था, तो 5 शासकों ने किया था। खिलजी वंश का टोटल शासन काल कितना था दिल्ली सल्तनत पर, तो आप बताएंगे कि 30 वर्ष। सबसे कम शासन काल जो दिल्ली पर था वो खिलजी वंश का ही था। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके साथ साथ जो यहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनकी राजधानी के बारे में कई बार एग्जाम से आप पूछता है, तो राजधानी जो कि किलो खरी थी, तो यहाँ से भी कई बार पूछता है कि खिलजी वंश की जो राजधानी थी, जैसे आपने देखा था गुलाम वंश में देखा था कि जो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वो लाहौर थी। वहीं पर जब इल्तुतमिश बनता है तो वो राजधानी को कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप देखे थे कि जो इलवरी वंश से संबंधित इल्तुतमिश थे, तो वो राजधानी जो कि लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर देता है। तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज शाह खिलजी ने जो कि राजधानी कहाँ स्थापित किए थे, तो खिलो खरी में स्थापित किए थे। या बात करें खिलजी वंश की जो राजधानी थी तो खिलो खरी थी। तो यहाँ से भी कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। यह एक उदारवादी शासक थे। तो यानी खिलजी वंश में जितने भी 5 शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये कुछ जो प्रमुख शासक थे, तो इन्होंने जो शासन किया था तो एक उदारवादी शासन किया था। यानी ये जनता के अनुरूप ही शासन करते थे। तो इस वजह से इस वंश के जितने भी शासक हैं उनको उदारवादी शासक के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजा दामाद यानी अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। यानी आप देखेंगे आपसे कई बार पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था, तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहाँ से अत्यधिक धन लूटा था। जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने हत्या करके 1296 ईस्वी में कड़ा यानी मानपुर इलाहाबाद के पास जो पड़ता है वहाँ पर यानी जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। तो बात करें कौन हत्या करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। बात करें जलालुद्दीन मंगोलों का परास्त किया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोलों को पराजित किया था, तो जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक भी था जलालुद्दीन। अगर बात करें अलाउद्दीन की खिलजी के बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे यहाँ या बात करें इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे पूछता है कि जो खिलजी वंश के नेक्स्ट शासक थे जलालुद्दीन के बाद कौन बना था, तो अलाउद्दीन खिलजी बना था। बात करें उनके शासन काल में कि कब से कब था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसका शासन काल कब से कब था दिल्ली सल्तनत पर।
तो 1296 से लेकर यानी 1316 ईस्वी तक जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। इसके बचपन का नाम कई बार एग्जाम में पूछता है तो गुरसप था, या कहें इसके जो बचपन का नाम था अली और गुरसप था। इनका राज्य से बलबन के लाल महल में हुआ था। तो अब बात करें बलबन कौन था, तो अब जब हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि लौह रक्त की नीति, साथ ही साथ फ्रेंड्स क्योंकि मेन क्या है कि हम लोग को रिवीजन भी करना है। रिवीजन करना तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से चीज़ें रिवाइज की थी कि बलबन ने सद्दा और पैगोस की नीति चलाई थी, नौरोज त्यौहार चलाया था, लौह और रक्त की नीति भी चलाई थी। तो जब इस चीज़ को जैसे पॉइंट आया कि बलबन, तो बलबन का राजमहल आया तो जाहिर सी बात है कि बलबन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के द्वारा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि लौह और रक्त की नीति किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, या बात करें देशल किस शासक ने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी। तो इन चीज़ों को भी कोशिश कीजिएगा कि रिवाइज करते चलिएगा, जिससे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो सके। क्योंकि कई बार होता है कि आगे का हम पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलता जाता है। तो उनसे बचने के लिए जब भी जैसा कोई टर्म आए, मान लीजिए बलबन आया, तो आप बलबन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते, जैसे कि हम पॉइंट आउट कर रहे थे कल के वीडियो में, तो उन चीज़ों को भी आप कोशिश कीजिएगा कि रिविजन करते चलिए। तो इसके साथ साथ आपका पिछला भी रिविजन होगा, इसको तो पढ़ ही रहे हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स और कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान किया था। तो किसने विश्व विजय का अभियान किया था सिकंदर के बाद, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका शासनकाल कितना था, तो 1296 से लेकर 1316 तक था। इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, यह सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अगर बात करें इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा के पद को मान्यता दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा विद्वान मौलाओं के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार, जब हम आपको गुलाम वंश पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी एक यानी अलाई मीनार बनाई जाती है, जिसमें इंजीनियरिंग की फेलियरिंग के कारण वो प्रारंभ नहीं हो पाता है या बन के नहीं तैयार हो पाता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि अलाई मीनार किसने बनवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो इसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक एक गेट बनवाया था, यानी कुतुबुल इस्लाम। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, तो पिछले वीडियो के माध्यम से हमने गुलाम वंश में आपको पढ़ाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद बनवाई जाती थी जिसे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो उसी के प्रवेश द्वार में यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक अलाई दरबार नामक एक गेट बनवाया जाता है। अगर बात करें इसने मूल नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली, तो बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। आप टीआरई एग्जाम ले लीजिए या बात करें फ्रेंड्स, आपको देखने को मिले जितने भी स्टेट पीसीएस है वहाँ पूछता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी, तो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के द्वारा लाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। बात करें वहीं और पॉइंट्स के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू की थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाजार नियंत्रण, सार्वजनिक प्रणाली, घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। वह किस वंश से संबंधित था, तो खिलजी वंश से संबंधित था। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ, इसने यानी अपने शासनकाल में 4 घोषणाएं की थी, तो ये भी पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में जब शासन कर रहे थे तो उनके द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी, तो 4 प्रमुख घोषणाएं की गई थी जिनमें आपको देखने को मिलेगा स्थायी गुप्तचर की स्थापना करना, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि की या सरकारी भूमि में परिवर्तन करना, यानी जो भूमि दान में दी जाती थी उसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खालसा भूमि कहें या सरकारी भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। मद्यपान तथा नशा शराब पर इत्यादि पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। छोटे त्योहार तथा और अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगाया दिया था। यानी जो 4 प्रमुख घोषणाएं थी इसके द्वारा, तो स्थायी गुप्तचर की स्थापना, खालसा भूमि यानी जो दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि परिवर्तन करना, शराब नशा पर प्रतिबंध लगाना, छोटे त्योहारों तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अगर बात करें इसके द्वारा 4 प्रमुख कर भी लिए जाते, तो यहाँ से भी पूछता है। तो इसके द्वारा जो 4 प्रमुख कर लिए जाते तो उनमें देखने को मिलेगा जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज। यानी जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि जजिया किस प्रकार का कर था या किन से लिया जाता है। तो आप बताइएगा कि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो ये एग्जामों में कई बार एग्जाम में आपको देखने को, जब हम मुस्लिम आक्रमण पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से संबंधित मध्यकालीन से, तब हम आपने बताया था कि सर्वप्रथम जो जजिया लगाया था तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था 712 ईस्वी में। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर तुर्क आक्रमण करता है या अरब आक्रमण होता है, तो उस समय जो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जजिया किस प्रकार का कर है, तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले एक प्रकार का धार्मिक कर है। वहीं आपसे क्वेश्चन जजिया कर से और पूछता है कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था। तो इस चीज़ का हम जब हिस्ट्री यानी पूरा इतिहास जजिया कर का पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि 1564 ईस्वी में सर्वप्रथम जो जजिया कर समाप्त किया गया था तो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। वहीं फिर जब पुनः औरंगजेब आता है तो औरंगजेब फिर 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाता है। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, यानी इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जो एकदम पूरी हिस्ट्री थी इसकी जजिया कर से संबंधित। इस चीज़ को हमने पहले वीडियो के माध्यम से, मध्यकालीन का जो पहला वीडियो दिया था उसमें इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, वही नेक्स्ट जो कि कर लिया जाता था जकात। तो जकात किस प्रकार का कर था, तो ये मुसलमानों से लिए जाने वाले आय पर लिए जाने वाले कर था। तो ये भी पूछता है कि जकात किस प्रकार का कर था। जैसे जजिया एक धार्मिक कर था, किन से लिया जाता था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, या गैर ऐसे व्यक्ति जो गैर मुस्लिम थे तो उनसे लिया जाता था। जकात किन से लिया जाता था, तो जकात मुसलमानों से आय पर कर लिया जाता था। खराज की बात करें तो यह मुसलमानों का भूमि पर कर था, यानी जो मुस्लिम थे उनकी जो भूमि थे उनसे जो कर लिया जाता था उसको खराज के नाम से जाना जाता था। खुम्स किस प्रकार का था, तो यह सैनिकों से, जो अलाउद्दीन यानी खिलजी वंश के टाइम पर जो सैनिक धन लूट कर लाते थे, तो उसके द्वारा जो धन लूट कर लाते तो उसमें से जो कर कुछ कर लिया जाता था तो उसे खुम्स के नाम की जाना जाता था। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ और कर, जैसे आपको देखने के लिए मकान पर घरी नामक कर लिया जाता था, चारागाह पर चरी नामक कर लिया जाता। तो ये भी कई बार पूछता है कि घरी नामक कर और चरी नामक कर किस दिल्ली सुल्तानत या दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के द्वारा लगाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख विभागों के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दीवाने आरिज सैन्य विभाग था, दीवाने इंसा शाही आदेशों का पालन कराने वाला पत्राचार विभाग था, दीवाने वजारत कहें या दीवाने विशारत तो वजीर या पीएम कहलाते थे। यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण यानी दीवाने वजारत जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बात करें या दिल्ली सल्तनत के जो शासक खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी थे, तो सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर पद था तो वो था प्रधानमंत्री का। विभाग था तो दीवाने वजारत था। अगर बात करें दीवाने रसातल के बारे में, तो यह विदेश विभाग था, तो धार्मिक मामले में जो कि कर लेता था। दीवाने रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में दोनों का अभियान किया था। उत्तर भारत का भी अभियान किया था, साथ ही साथ बात करें तो दक्षिण भारत का भी अभियान किया था। इसके समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो बात करें तो अलाउद्दीन के समय हुआ था। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। वहीं फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक रायकाड़ को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खान कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक चंद्रराम नामक एक हिजड़ा को खरीदा गया था। तो आपसे पूछता है कि मलिक काफूर हिजड़ा किसके शासनकाल में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। कहाँ से इसको खरीदा गया था, तो रायगढ़ यानी गुजरात जब अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता तो वहाँ पर 1000 दिनार में मलिक काफूर जो कि एक अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था और साथ ही साथ एक हिजड़ा था, खरीदा जाता है। अगर बात करें मलिक काफूर को, तो हजारी दिनार के नाम से भी जाना जाता है। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीद करके 1298 में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन खिलजी को एक उपहार में दे दिया था।
गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के रणथंभौर जीता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता था कि मलिक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर या राजस्थान का अभियान कब किया गया था? तो 1301 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहाँ पर? तो रणथंभौर पहली बार आक्रमण किया था। अगर बात करें इस अभियान के समय नुसरत खान मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में एक चित्तौड़गढ़ का अभियान किया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में कि चित्तौड़गढ़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? तो 1303 ईस्वी में किया गया था। चित्तौड़गढ़ अभियान में अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया था। यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया था, किंतु चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था। तो जौहर प्रथा के बारे में कई बार एग्जाम पूछता है। हालांकि आप जब हिस्ट्री में आगे जाकर के पढ़ेंगे या देखने को मिलेगा कि यानी जो पति के मरने के बाद महिलाएं अग्नि में कूद करके अपने प्राण दे देती थी, तो उसी को जौहर प्रथा कहा जाता। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करें जौहर के बारे में, तो राजपूत महिलाएं विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते हैं। यह चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया था। तो आपसे यह भी पूछता था कि चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर खिजराबाद किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दी थी। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देख करके अलाउद्दीन ने उसे गुजरात की नौसारी का जागीरदार बना दिया था। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि देवगिरी का अभियान कब हुआ था? तो 1307 में ईस्वी। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो वारंगल का अभियान कब हुआ था? तो वारंगल का अभियान जो हुआ था 1309 में हुआ था। वहाँ के शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। किसने? तो मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगर बात करें तो प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसने जंजीर पहनकर अलाउद्दीन को भेजा, और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं अधीनता यानी प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बचने के लिए उसने अपनी मूर्ति बनवाई और मूर्ति बनवाकर जंजीर पहना करके अलाउद्दीन को भेजा, और साथ ही कोहिनूर हीरा जो कि प्रताप रुद्रदेव के पास था उसको अलाउद्दीन खिलजी के पास उपहार स्वरूप भेंट किया। बात करें और पॉइंट्स के बारे में, 1310 में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 में मलिक काफूर को पांडव वंश की राजधानी मदुरई जीत ली। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि मलिक काफूर के द्वारा या बात करें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मदुरई का अभियान कब किया गया था? तो 1311 में किया था। क्योंकि कई बार एग्जाम फ्रेंड्स यानी कि आपको दे देगा और पूछेगा कि इनको क्रम से सजाइए कि पहला अभियान कब हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गुजरात का अभियान कब हुआ था, या होयसल का अभियान कब हुआ था, या बात करें आपको तो मदुरई का अभियान, तब उसको आपको मैच द फॉलोइंग में मिलाना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सन से इन चीज़ों को याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आप स्टेट पीसेस वगैरह में जब एग्जामों में देखें तो वहाँ पर कई बार सन दे देता है, फिर उससे आपसे पूछ लेगा कि मदुरई का अभियान कब हुआ था, तो मैच द फॉलोइंग में आपको मिलाना पड़ेगा कि 1311 में हुआ था। होयसल का अभियान कब हुआ था? तो 1310 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का अभियान कब हुआ? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि जनरली आपको देखने को मिले स्टेट पीसेस वगैरह में मिलते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इनको सन से याद करते चलिएगा, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन बने आप उन क्वेश्चन को पकड़ पाए। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा, यानी अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया के द्वारा जो कहा गया था, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। तो कई बार ये कथन दे करके पूछता है कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, ये कथन किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। अगर बात करें अलाउद्दीन के सेनापतियों के बारे में, तो 4 प्रमुख सेनापति थे, जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां। अगर वहीं बात करें तो मलिक काफूर, ये 4 प्रमुख थे सेनापति जो कि अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो यह अपने चारों सेनापतियों को तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो गई थी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय
मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी सीमा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों को अवहेलना कर दी। इतिहासकार बरनी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इस्लामिक कानून यानी शरीयत से खुद को मुक्त घोषित कर दिया। तो अब कई बार आपसे एग्जाम पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो इस्लामिक कानून या शरीयत से खुद को मुक्त रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगर बात करें यह एक नए धर्म का प्रारंभ का प्रयास किया तो किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा ड्रेस निर्धारित की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली जैसी चलाई थी। वहीं घोड़ा दागने की भी प्रथा इसके द्वारा चलाई गई थी। साथ ही साथ सैनिकों के लिए स्थायी वेतन और बात करें तो एक ड्रेस भी यानी ड्रेस कोड भी चलाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सल्तनत काल का पहला शासक जिसने भूमि को पैमाइश या माप करवाया था, तो इसी आधार पर लगान टैक्स का निर्धारण करता था। तो ये पहला साल सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी या माप कराई थी। इसने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया था। इसके समय लूट धन का 80% राज कर के रूप में लिया जाता था, यानी जितने भी सैनिक जो लूट का धन लाते थे तो उसमें से जो हमने आपको बताया था कि खुम्स नामक जो कर लिया जाता था, तो लूट में से 80% जो कि राज कर के रूप में खुम्स नामक कर लिया जाता था। अभी हमने जब पढ़ाया आपको जजिया, जकात, खुम्स, खराज जैसे कर, जो 4 प्रकार के कर इस अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए जाते थे। तो उनमें जो खुम्स लिया जाता था तो वो सैनिकों से लिया जाता था। दीवाने मुक्त खराज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसका संबंध भू राजस्व से था। अगर बात करें कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर को शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया था। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त था। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो था। हसन देहलवी, अमीर खुसरो कुछ प्रमुख विद्वान थे जो कि इसके दरबार में रहते थे। इसकी राजधानी सीरी कहें या दिल्ली के पास स्थापित की गई थी। यह नगद वेतन, स्थायी सेना, घोड़ा दागने, सैनिकों के हुलिया बदलने, बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण जैसी प्रणाली चालू की थी, यानी नगद वेतन देता था। जैसे आपने देखा था कि गुलाम वंश में जो शासक थे तो उनके द्वारा जो इक्ता प्रथा यानी इल्तुतमिश के द्वारा एक इक्ता प्रथा यानी वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। तो अगर बात करें वहीं खिलजी वंश में तो यहाँ पर नगद वेतन दिया जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की वो कौन सा शासक था या कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी था। स्थायी सेना रखा था तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घोड़ा दागने की प्रथा चलाई गई थी तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कुछ प्रमुख जो आपको देखने को मिलेंगे प्रथाएं चलाई थी तो किनके द्वारा, तो दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। अगर बात करें इसने मंगोलों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। तो जैसे हमने गुलाम वंश से जब पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाया था कि जो बलबन थे तो बलबन के समय सर्वप्रथम लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी। सेम वैसे ही इसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी लौह एवं रक्त की नीति अपनाया गया था। इसी के समय रासायनिक प्रणाली यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। इसके समय दिल्ली की हाजियों का विद्रोह किया गया था। इसी के द्वारा दीवाने मुफ्त खराज विभाग प्रारंभ किया था। भू राजस्व से भी होता था, जिसका संबंध यानी भू राजस्व से था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध पुस्तक खयानुल फुतूह से भी द्वितीय सिकंदर कहा था। यह बिना खलीफा के स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। मुख्य अधिकारी मुस्तसिब कहलाता था। यह प्रथम शासक था जिसने भूमि को वास्तविक उत्पादन राजस्व निर्धारण किया था। सीरी का किला यानी इसके द्वारा कुछ किए गए जो बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर या कहें आपको इमारतें बनवाई गई थी तो आपको देखने को मिलेगा सीरी का किला, हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा, जमियत खाना मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगर बात करें दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा जाता था। दिल्ली के खिलजी शासक तुर्क थे। इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया था। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई
जो कि राजा के नियंत्रण में होता था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ था। घोड़े के नाल जैसा मेहराब का सर्वप्रथम इसी के द्वारा किया जाता था। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो सर्वप्रथम घोड़े के नाल जैसा मेहराब का प्रयोग किया जाता था तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा किया जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें वहीं दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश से संबंधित कुछ और प्रमुख शासकों के बारे में, तो हमने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जो खिलजी वंश में लगभग 5 शासक होते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं, जिनमें पहला जलालुद्दीन, दूसरा अलाउद्दीन, वहीं तीसरा आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1316 से लेकर के 1320 के मध्य था। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी थी। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। यह बरनी तक कहा जा गया था, यह बरनी द्वारा कहा गया था, यानी ऐसा कहा गया था बरनी के द्वारा कि यह दरबार में कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर कभी कभी निर्वस्त्र ही आ जाता था। खुसरो खां ने 1320 में इसकी हत्या कर दी थी। खिलजी वंश का सेनापति मुख्यमंत्री खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया था। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। अगर बात करें खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, तो ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत के जिस वंश का सबसे छोटा कार्यकाल था तो वो खिलजी वंश था। बात करें कितना कार्यकाल था या कितना शासन किए थे खिलजी वंश के शासकों ने, तो उसमें से 5 शासक होते हैं, जिसमें पाँचों में से 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में जो सबसे बड़ा शासनकाल था वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। अगर बात करें नेक्स्ट खिलजी वंश के शासक के बारे में, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह था, जिसको खुसरो खां के नाम से जाना जाता था। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसे पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसने इस्लाम को शत्रु भी कहा था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अगला वंश आपको देखने को मिलेगा तुगलक वंश, यानी दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन करने वाला या सबसे लंबा शासन करने वाला जो वंश था वो तुगलक वंश था। बात करें कितना शासन किया था, तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो शासन था 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी के मध्य, यानी टोटल आप देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 96 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर जिस शासन का या जिस शासकों का शासन था तो तुगलक वंश के शासकों का शासक था। बात करें संस्थापक के बारे में, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो गयासुद्दीन तुगलक थे, यानी तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना किया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे अपना राज्याभिषेक करवाया। बात करते हैं, यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, अतः इसको नहरों का जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो नहरों का जनक माना जाता है या सर्वप्रथम किसानों के लिए नहरों का निर्माण कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया था। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने का साहस फिरोज शाह तुगलक का था। आप आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वाधिक जो कि नहरों का जाल बिछाया जाता है तो वो किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बिछाया जाता है। अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया था। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान किसके नेतृत्व में किया था? तो जौना खान के नेतृत्व में किया था। कहाँ किया था? तो तेलंगाना के लिए किया था। अगर बात करें जौना खान ने तेलंगाना जीत करके उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। इस विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। कई बार आपसे पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खान था। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल में इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का एक महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यह गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला या प्रथम सुल्तान था। यानी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता रहा है कि गाजी का जो उपाधि धारण करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था तो वह कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था।
अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक पर तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग इसने इसके समय या बात करें तो 29 बार मंगोल का आक्रमण हुआ था। यानी सब सर्वाधिक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किस दिल्ली सल्तनत के शासक के समय हुआ था, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय हुआ था। अगर पूछता है कितनी बार, तो 29 बार हुआ था। दाग अगर बात करें, दाग और हुलिया प्रथा का प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी था तथा उसे प्रभावी ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने ही लागू किया था। डाक प्रणाली को पूर्णतः गयासुद्दीन तुगलक ने व्यवस्थित किया था। इस समय डाक विभाग के अधिकारी को वरीद ए मुबालिक कहा जाता था। कृषि आपदा अकाल की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपनाई गई थी। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स के बारे में जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलता है नस्क या गल्ला बटाई प्रथा का संबंध भू राजस्व से था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन से संबंध नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। यानी जब खिलजी वंश में आपने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अमीरों से भूमि को ले लिया गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय इस पूर्व भूमि को पुनः वापस अमीरों को लौटा दी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक शहर स्थापित किया गया था। तो आपसे कई बार एग्जाम पूछता है कि तुगलकाबाद नामक शहर किसने स्थापित किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। अगर बात करें तुगलक वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिसको MBT के नाम से भी जाना जाता। तो कई बार आपसे पूछता है कि इसका वास्तविक नाम क्या है, तो भी हमने बताया कि जौना खान था। दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1325 ईस्वी में बैठा था। अगर बात करें तो इसको लगभग यानी मोहम्मद बिन तुगलक को लगभग जो आपको देखने को मिलेगा 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। साथ ही साथ ज्योतिष, खगोल और गणित का भी अच्छा विद्वान माना जाता था। इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक अगर किसी को माना जाता था तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता था। ऐसा कहा दिल्ली सुल्तानों के द्वारा कहा गया है। अगर बात करें उस समय सल्तनत काल की विकास बहुत तेज़ी से हुआ, साथ ही साथ बिखराव भी तेज़ी से हुआ। यानी सबसे ज़्यादा जो कि विकास दिल्ली सल्तनत के किसी शासक के समय हुआ, तो इसी के यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य का बिखराव भी इसी के समय में आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके समय साम्राज्य को लगभग 29 प्रांतों में बांटा गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां की थी, जिनमें से आपको देखने को मिलेगा। पहली गलती, इसने दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया और वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। यानी जब दोआब पर अकाल पड़ा था तब वहाँ पर इसने टैक्स बढ़ा दिया। अगर बात करें दोआब के बारे में, तो दो भूमियों के बीच के खाली मैदान को या समतल मैदान को दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे, रचना, बिस्त, साथ ही साथ बारी, ये कुछ प्रमुख दोआब है जो आपको अब जब पंजाब स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखने को 5 नदियों के बीच में जो दोआब पाए जाते हैं, जो खाली स्थान पाया जाता है, समतल स्थान, उसको दोआब कहते हैं। तो उसमें आपको चाच, रचना, बारी, बिस्त, ये दोआब भी आपको जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दोआब किसे कहते हैं। अगर बात करते हैं किसानों के विद्रोह के कारण उसने अमीर-ए-कोही नामक कृषि विभाग बनाया था। तो आपसे पूछता है कि अमीर-ए-कोही नामक कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बात करें किसानों की मदद के लिए इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाया था, तो 1329 में चलवाया था, किंतु इस मुद्रा को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। इसने मंगोल आक्रमण से डर से दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थापित किया था। तो कब किया था, 1327 ईस्वी में स्थापित किया था। अगर बात करें इसने खुरासन ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनवाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में खुरासन के शासक से संधि कर लिया। यानी इसके द्वारा जो कुछ प्रमुख गलतियां की गई थी उनको इस चीज़ में बताया जा रहा है। बात करें जो अगली इसके द्वारा की गई गलती थी, इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय के दुर्गम चोटी कराचील अभियान के लिए भेज दिया, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए।
तो बिखराव की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बिखराव इसी के समय होता था। अगर बात करें तो 1336 में हरिहर बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूट करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वहीं आपको देखने को मिलेगा 1347 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूट करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत से बात करें तो विजयनगर कब अलग होता है? 1936 में। बहमनी साम्राज्य कब अलग होता है? तो 1947 ईस्वी में होता है। अगर बात करें 1333 में मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता जो कि 7000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचता है। तो आपसे पूछता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली पर आता है या भारत आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछता है इब्न बतूता के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो रहला नामक पुस्तक जो कि आपको देखने को मिलेगा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद इब्न बतूता के द्वारा की गई थी। वहीं पूछता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था। अगर बात करें इसकी पुस्तक के बारे में तो रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से खुश हुआ और उसे दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया। इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया था। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो कि अपने दरबार में होली का त्यौहार मनाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुकन यह बीमार हो चुका है। वहीं इससे संबंधित कुछ बात करें तो बदायूनी ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी का कहना था कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से मुक्ति मिल गई। इसे रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम को जाना जाता था। वहीं पागल बादशाह किसे कहते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे। अगर बात करें वहीं तुगलक वंश के नेक्स्ट शासक के तो फिरोज शाह तुगलक था। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है कि जौना खान का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। इसकी माता का नाम सुनार था, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे इसलिए ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। तो जैसे कि आपने देखा था कि जब मोहम्मद बिन कासिम जब अरब आक्रमण किया था भारत पर पहली बार तो उसने जजिया नामक कर लगाया था। तो उसने कुछ 5 लोगों को जो कि आपको देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध और बच्चों को जजिया कर से छोड़ दी थी। तो इससे बचने के लिए यानी कि इसको हिंदू से होने का जो कि आरोप न लगे इससे बचने के लिए इसने क्या किया था? तो ब्राह्मणों पर भी उस कर को आरोपित कर दिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर आरोपित कर दिया था या लगा दिया था? तो उस जो कि आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगर इसके राज्याभिषेक की बात करें तो 1391 ईस्वी में हुआ था। 1351 ईस्वी में हुआ था। इसने अशोक के हरियाणा में टोपरा अभिलेख को, यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित किया था। तो आपसे पूछता है टोपरा अभिलेख को दिल्ली किसने स्थापित किया था? तो बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ मेरठ अभिलेख को किसने स्थापित किया था दिल्ली में? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगर बात करें फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स के बारे में तो इसने अलग से एक निर्माण विभाग बनाया और 300 से अधिक नहर का निर्माण कर रहे हैं जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि। इसने 1200 से अधिक फलों के बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को उभारा या सुधारा जा सके। इसने नहरों का जाल बिछाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने नहरों का जाल बिछाया? तो फिरोज शाह तुगलक था। प्रथम बार जो कि नहरों बनवाया था तो गयासुद्दीन तुगलक था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसी के समय सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लेना प्रारंभ कर दिया गया था। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक सर्व यानी हक सर्व नामक टैक्स देना होता था जो कुछ उपज का यानी लगभग 10% यानी 1/10 भाग देना होता था। कई बार आप क्वेश्चन पूछता है हक सर्व किसानों को कितना % देना पड़ता था? तो 10% देना पड़ता था। अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास
तो सर्वाधिक दास जो थे आपको देखने को मिलेगा कि 1,80,000 थे। तो किसके समय थे? फिरोज शाह तुगलक के समय थे। इसने दासों के देखभाल के लिए अलग विभाग दीवाने बंदगान बनाया था। इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया था। गरीब, असहाय, अनाथ और महिलाओं की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवान ए खैरात बनाया था। इसने दर उल सफ़ा नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया था। इसके सरकारी खर्च हज यात्रा करवाई थी। तो आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की वह कौन सा शासक था जिसने सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो एल्फिस्टन के द्वारा इसको दिल्ली सल्तनत का आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान किसको या अकबर कहा गया था? तो किसके द्वारा? तो आपको देखने को मिलेगा कि एल्फिस्टन के द्वारा ये कहा गया था। जौनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा अद्दा एवं बिख नामक 2 सिक्का चलाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के कोटला दुर्ग का निर्माण कराया था। इसके समय सर्वाधिक सिंचाई और लोक निर्माण विभाग पर अधिक धन खर्च किया गया था। इसी के समय भू राजस्व वसूली के लिए भूमि को ठेका पर देने की प्रथा भी प्रारंभ की गई थी। इसके द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के शासक के तो समय की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के समय की गई थी। अगर बात करें इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स के बारे में, तो इसी के समय प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसी के द्वारा फतेह फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखा गया था। इसी के समय सैन्य पदों को वंशागत बना दिया गया था, यानी सैन्य विभाग